Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are into the topic of Gupta period. And today we are going to discuss about the very important topic of the Gupta period that is called समुद्रगुप्त. आज हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. अभी तक हमने जब गुप्ता पीरियड की शुरुआत की वहां पर हमने सीक्वेंस भी देखा था कि हम गुप्ता पीरियड को कैसे पढ़ने गुप्ता पीरियड तक हम कैसे पहुंचे थे. ठीक है. तो सबसे पहले देखिए कि हमने स्टोन एज देखा था. हाँ, उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हम वैदिक पीरियड में आए, फिर हम 6th सेंचुरी बीसी में आए जिसे महान परिवर्तनों का काल कहते हैं. फिर हमने दो फॉरेन इन्वेजन देखे, एक ईरानी आक्रमण देखा 516 बीसी में, फिर एक यूनानी आक्रमण ग्रीक इन्वेजन देखा सिकंदर का 326 बीसी में. फिर हमने देखा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यंस in 322 BC when Chandragupta Maurya defeated last Nanda ruler Ghananand and founded the Mauryan dynasty. ये डायनेस्टी जो चला 322 BC से लेकर 185 BC तक. ठीक है. उसके बाद जब मौर्यंस का डाउनफॉल होता है, मौर्यंस का डाउनफॉल कैसे होगा? 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग जो है, वो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करेगा और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा. ठीक है. तो शुंग डायनेस्टी की शुरुआत के साथ ही हम पोस्ट मौर्यन पीरियड में आ जाते हैं. और पोस्ट मौर्यन पीरियड का जो टाइम पीरियड है उसे अप्रोक्सीमेट लिया जाता है 200 टू 200 बीसी टू 300 एडी तक का. एग्जैक्ट नहीं है, आपको थोड़ा बहुत अंतर हर किताब में मिलेगा, इसलिए हम इसे अप्रोक्सीमेट लेते हैं. उसके बाद पोस्ट मौर्यन के बाद जब पोस्ट मौर्यन पीरियड खत्म होगा तो फिर एक स्ट्रॉन्ग गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत होगी. ठीक है. गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत होगी और गुप्त वंश का यहां पर उदय होगा जिसका समय माना जाता है अराउंड 300 टू 550 एडी. और यहां भी एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत का डिफरेंस मिलेगा, तो उतना टाइम पीरियड पे नहीं जाना है. पोस्ट मौर्यन पीरियड को डार्क एज अंधकार युग के रूप में देखा गया और गुप्त पीरियड को स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन पीरियड के रूप में देखा गया. ठीक है. ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है. अगर हम अंधकार युग की बात करें तो पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी कि मौर्योत्तर काल को और गुप्त पीरियड को स्वर्ण काल माना गया है. ठीक है. विवाद हो सकता है लेकिन सवाल आए तो आपका जवाब यही होगा. तो यहां पर देखिए, जब हम यहां से हम ऐसे आए तो स्टोन एज और पाषाण काल और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे ये शुरू हुई, सिंधु नदी के सहारे, और इसको प्रथम अर्बेनाइजेशन, प्रथम नगरीकरण कहा गया. उसके बाद जब वैदिक पीरियड में आते हैं तो वैदिक पीरियड जो है देहाती सभ्यता थी, रूरल सिविलाइजेशन था. दो फेज में हम देखेंगे. पूरा पीरियड 1500 से 600 बीसी का है, लेकिन ऋग वैदिक पीरियड या पूर्व वैदिक का अर्ली वैदिक पीरियड को हम कहेंगे 1500 से 1000 बीसी, और फिर 1000 बीसी से 600 बीसी का जो पीरियड है वो लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल का समय है. ठीक है. यहां पर देखिए, समय को मैंने यहां इसलिए नहीं लिखा है कि 1500 के पहले, मान लीजिए लगभग, क्योंकि इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड किसी स्कॉलर ने नहीं बताया, सबने अपना अलग अलग टाइम पीरियड बताया. और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म होती है तो उसका टाइम पीरियड किसी ने 1950 बीसी बताया, किसी ने 1850 बताया, किसी ने 1500 बीसी बताया. तो अलग अलग समय है इसका, इसलिए इसका टाइम पीरियड मैंने दिया नहीं है. तो यहां से आप देखेंगे दो पार्ट में यहां पर है वैदिक पीरियड. ठीक है. अर्ली वैदिक पीरियड जिसे ऋग वैदिक पीरियड कहते हैं और उत्तर वैदिक काल जिसे लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं. देखिए, मैं हमेशा आपको ये सीक्वेंस बताता हूं क्योंकि आपका लिंक बना रहे, और जब आप भी पढ़िए घर में तो पीछे के सीक्वेंस को जरूर आप याद करते हुए तब आगे बढ़े, तभी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को आप रिटेन कर पाएंगे. ठीक है. तो यहां पर देखिए, मैंने ये बताया था कि जन और जनपद, पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल में जन का कॉन्सेप्ट है, उत्तर वैदिक काल में जनपद का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. पूर्व वैदिक काल यानी 1500 से 1000 बीसी में जन कौन है? जो आर्य और अनार्यों का कबीलाई समूह जो होता है, तो एक समूह को कहा जाता है जन. ठीक है. जैसे आर्य अलग अलग फेजेज में भारत में आए, भरत कबीला आया, ये कबीलाई समाज है. इस तरह से अगर देखेंगे तो वैदिक पीरियड, खासकर ऋग वैदिक पीरियड कबीलाई समाज है, वहां जन है.
हाँ, जैसे आर्यों का कबीला हो गया भरत कबीला, ठीक है, यदु कबीला, ठीक है, तुर्वस कबीला, इसी तरह अनार्यों के पख्त और भलानस कबीले होंगे। इन्हीं कबीलों को जन कहा जाएगा। जैसे एक भरत कबीला है, इसको भरत जन कह दिया गया, यदु कबीला है, यदु जन कह दिया गया, ठीक है। तो इन जनों का काम क्या था, इनकी लड़ाई अगर होती भी थी तो इन कबीलों में, एक जन में जितने लोग रह रहे हैं उनकी रक्षा के लिए होगा, या उस जन में जितने पशुधन है, खासकर गाय काऊ, उनके लिए होगा। कहा भी गया है कि इन द वैदिक पीरियड वॉर्स वर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउज। तो इसलिए यहाँ का राजा भी पूर्व वैदिक काल का, वो उसको कहा जाता है, जिसको कि जनस्य गोपा भी कहा गया है, कि जनों का रक्षक भी, उस जन में, उस कबीलाई ग्रुप में जो जन है, लोग हैं, उनका भी रक्षक है, तो उस जनस्य गोपा है। और जो कि गायों की रक्षा करता है तो गोपति है, ठीक है। लेकिन जब आप आएंगे तो यही जन उत्तर वैदिक पीरियड में, यानी कि 1000 से 600 बीसी वाले पीरियड में आ जाएगा, क्या यहां पर ये जनपद के रूप में आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर पूर्व वैदिक काल में लैंड के लिए लड़ाई नहीं होती है, गायों के लिए लड़ाई होती है, तो गोपति कहा जाता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में भूपति हो जाएगा, क्योंकि जनपद का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, जनपद का निर्माण हो जाएगा। एक जन दूसरे जन पे अटैक करेगा और उस जन को अपने में मिलाना शुरू करेगा, तो जन और जन मिलके जनपद बनाएंगे। तो इस तरह से जो गोपति राजा पूर्व वैदिक काल में है, गोपति कहते हैं, हाँ, मतलब गायों का स्वामी, वो अब लैंड का स्वामी हो जाएगा, वो भूपति कहलाने लगेगा, क्योंकि अब लैंड का विस्तार, अब लैंड के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये पूर्व वैदिक काल और लेटर वैदिक काल का डिफरेंस है। और यही लेटर वैदिक काल में, जो पूर्व वैदिक काल सिंपल है, हाँ, ये लेटर वैदिक काल में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा, हाँ, रिचुअल्स बढ़ जाएंगे, ब्राह्मणों का डोमिनेंस बढ़ जाएगा। मैंने बताया था सेक्रीफाइसेस, बलि, कर्मकांड, सब कुछ उत्तर वैदिक काल में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे पूर्व वैदिक काल में जन, फिर उत्तर वैदिक काल में जनपद, और यहाँ पे आप जब 6th सेंचुरी बीसी में आते हैं तो महाजनपद का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। 16 महाजनपद यहाँ पर दिखाई देंगे, 16 महाजनपद, जिसमें मगध स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद के रूप में उभर कर आएगा और कई महाजनपदों को अपने में समेटेगा। और यहीं से मगध में कई डायनेस्टी उभर के आएंगे, जैसे हर्यक या हर्यंका डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, और फिर नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक को हराया जाएगा और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना होगी। लेकिन बीच में 2 फॉरेन इन्वेजन भी होंगे। इसी पीरियड को हम कहते हैं बुद्ध पीरियड भी। इसी पीरियड को कहते हैं सेकेंड अर्बेनाइजेशन फेज। देखिए, प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी के सहारे, और द्वितीय नगरीकरण अगर सवाल आ जाए तो द्वितीय नगरीकरण का विकास गंगा नदी के सहारे हुआ। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द्वितीय नगरीकरण या सेकंड अर्बनाइजेशन फेज भी यही है, यही बुद्ध पीरियड है, यही 16 महाजनपदों का काल है, और यही पीरियड है रिलीजियस मूवमेंट्स का। जब उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड, सुपरस्टिशन, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ता है, तो इसके खिलाफ धार्मिक आंदोलन होते हैं। और उन धार्मिक आंदोलनों में 2 धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म उभर कर आएंगे, खासतौर पे मुखर होकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ धार्मिक आंदोलनों का आंदोलन भी दिखाई देगा, इसलिए इसको महान परिवर्तनों का काल कहा जाता है, पीरियड ऑफ द ग्रेट चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हमने फॉरेन इन्वेजन देखे, 516 बीसी में ईरानी आक्रमण, दारा फर्स्ट या डेरियस प्रथम का। उसके बाद 326 बीसी में हमने यूनानी यानी ग्रीक इन्वेजन देखा, सिकंदर का, ठीक है। ये पहला फॉरेन इन्वेजन भारत में पहला फॉरेन इन्वेजन पूछा जाए तो ईरानी आक्रमण, किसका, डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम का। और दूसरा आक्रमण फॉरेन इन्वेजन, दूसरा विदेशी आक्रमण तो ग्रीक का आया, हाँ, ग्रीक्स ने किया, हाँ, ये सिकंदर, ठीक है। लेकिन सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी आक्रमण था, मगर पहला यूरोपियन आक्रमण था, क्योंकि ये ग्रीस से आया था। इसके बाद आप यहां पर दिखाई देगा मौर्यंस 322 से 185 बीसी, जहां पर 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग अंतिम शासक, जो कि एक ब्राह्मण है, पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करेगा और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत यहीं पे करेगा। उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड हमने पढ़ा। पोस्ट मौर्यन पीरियड को देखिए, गुप्ता पीरियड के पहले पोस्ट मौर्यन पीरियड को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहां तक पहुंच गया। पोस्ट मौर्यन पीरियड को अगर आप देखेंगे तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में मैंने बताया था कि मौर्यों का जब डाउनफॉल होता है तो मौर्यों के पतन के बाद 2 तरह की ताकतें उभरती हैं। एक देशी ताकतें उभरती हैं और कुछ देशी ताकतें उभरती हैं और कुछ विदेशी ताकत भारत में आते हैं, ठीक है, फॉरेन इन्वेजन होते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से इंडो ग्रीक आएंगे। इंडो ग्रीक कहा जाता है इनको, बैक्ट्रिया का इंडो ग्रीक,
बैक्ट्रिया कौन सा पार्ट है, बार बार मैं बताते रहता हूं। हाँ, नॉर्दर्न अफगानिस्तान एंड सम पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान के ऊपर पूरा सेंट्रल एशिया मध्य एशिया है, ठीक है। तो इधर से आएंगे भारत के नॉर्थ वेस्ट से, उत्तर पश्चिम से, सबसे पहले इंडो ग्रीक, हिंद यवन, उसके बाद शक, जिनको हिंदी में हम इंग्लिश में सीथियंस कहते हैं, फिर पर्थियंस। पर्थियंस कौन थे भाई, ये पर्थिया कहा जाता था। देखिए ये पाकिस्तान हो गया और ये ईरान हो गया, तो ये पूरा ईरान यहां से हो जाएगा। तो ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट होगा ना, वहां के रहने वाले लोग पर्थियंस कहे जाते थे, ठीक है। और सबसे लास्ट में कुषाण आते हैं, तो कुषाण सारा इन्वेजन, ये फॉरेन इन्वेजन जो होगा ये नॉर्थ वेस्ट से होगा, सभी सेंट्रल एशिया से आएंगे। इधर जो देशी ताकतें उभर के आएंगी, मैंने बताया सुंग डायनेस्टी की शुरुआत होगी। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करेगा 185 BC में पुष्यमित्र सुंग, जो कि एक ब्राह्मण है, सुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। वहीं पे फिर कण्व हराएंगे सुंगों को और कण्व आ जाएंगे यहीं पर। और फिर दक्षिण में दक्कन में सातवाहन आएंगे। सातवाहन जो है बेसिकली इनका ओरिजिन तो दक्षिण में है, लेकिन ये कण्वों को हरा के ही आएंगे, इसलिए सत्ता स्थापित करेंगे कण्वों को हरा के तो सेंट्रल एशिया से, लेकिन इनका डोमिनेंस यही रहेगा। कहा जाता है कि हो सकता है कि ये इनका एरिया टेरिटरी बहुत छोटा हो गया हो, इसलिए इनका डोमिनेंस यहां थोड़ा सा जीता हो, फिर इधर इनका डोमिनेंस इधर साउथ में इन्होंने बना लिया हो। तो इस तरह से 3 डायनेस्टी आएगी। अब समझना ये था कि जब हम गुप्ता पीरियड को देखते हैं तो इसको मिटा दीजिए आप, मैंने कल भी बताया था, ठीक है, इसको मिटा दीजिए। देखिए सबसे लास्ट में कुषाण आए थे भारत में, कनिष्क वाला जो हमने शासक पढ़ा था, ठीक है, कुषाण आए थे। तो कुषाण कहां पे थे, कुषाण इसी क्षेत्र में थे। देखिए कुषाण थे कहां पर, कुषाण यहां पर थे, आप देखिए इस वाले क्षेत्र में थे, ये लगभग ये वाला जो क्षेत्र था नॉर्थ इंडिया का, ये कुषाण है यहां पर। तो जिस समय कुषाण नॉर्थ इंडिया में है उस समय सातवाहन साउथ इंडिया में है, जिस समय कुषाण नॉर्थ इंडिया में है उसी समय सातवाहन साउथ इंडिया में है, यानी कि ये पैरेलल डायनेस्टी चल रही है, ठीक है। जब कुषाणों का अंत होगा, यहां पर जब कुषाण का डाउनफॉल हो जाएगा, तो यहीं पर आप, मैंने बताया था, ठीक है, यहीं पर आप ईस्टर्न यूपी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र पर ये गुप्ता आ जाएंगे, मैंने बताया था ये, ठीक है ना। यहीं पे आ जाएंगे कौन, गुप्ता आ जाएंगे यहां पर, ठीक है, ये आएंगे यहां पर गुप्ता, ठीक है, ये गुप्ता आ जाएंगे कहां पर, मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में, ईस्टर्न यूपी, पूर्वी ईस्टर्न यूपी प्लस बिहार, यानी यहीं से ये प्रारंभ करेंगे अपनी सत्ता का। हाँ, यहीं से, यहीं का इनिशियल लोकेशन होगा, ठीक है। और देखिए इधर पश्चिम में आ जाएंगे नागवंश, यहां पे आ जाएंगे मैत्रक, और जब सातवाहनों का अंत होगा तो यहां पे आ जाएंगे वकाटक। बाद में हम इसको देखेंगे। आपको सबसे पहले जानना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में गुप्ता आ गए, तभी हम यहां तक पहुंचे, और जिसका समय 300 से 550 एडी, ये एडी में हम आ गए हैं पूरी तरह से, ठीक है। ये देखिए पोस्ट मॉडर्न 200 BC से लेकर 300 एडी, 500 साल का समय है लगभग, ये आपको, ये भी अप्रोक्सीमेट टाइम है, ठीक है। तो ये आपको जानना है। तो जब हम देख रहे थे गुप्ता के बारे में, जब हमने पिछले वीडियो में शुरुआत की थी गुप्ता पीरियड के बारे में, तो मैंने बताया था कि देखिए ये हमें पॉइंट्स डील करने हैं, ये पॉइंट्स देखने हैं हमें। तो देखिए हमने लोकेशन तो देख लिया, और फिर अभी हमने बता दिया लगभग एक बार जल्दी से लोकेशन बता दिया, उसके बाद ओरिजिन भी मैंने बता दिया। हाँ, ओरिजिन बता दिया था पिछले वीडियो में कि ओरिजिन जो था इनका, खासकर जाति के बारे में, किस जाति से थे, तो इसके बारे में कुछ भी फिक्स नहीं है जाति के बारे में, किस जाति से बिलोंग करते थे। हाँ, कुछ लोगों ने इसे इन्हें लोअर कास्ट माना, कुछ ने ब्राह्मण माना, कुछ ने क्षत्रिय माना। एनसीईआरटी रोमिला थापर और स्मृति टेक्स्ट कहते हैं कि ये वैश्य थे, गुप्त, ठीक है, ये बात। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है रूलर्स, इसको भी हमने शुरू कर दिया था, और रूलर्स में हमने श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम को देख लिया था, इनको और इनको हमने देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक समुद्रगुप्त का है, अभी मैं बात करूंगा। उसके अलावा हमको प्रशासन देखना है, ट्रेड एंड इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट, मतलब सोसाइटी को समझना है, रिलीजन को देखना है, लिटरेचर साहित्य को समझना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक को देखना है, और डाउनफॉल पतन को देखना है गुप्ताज के, गुप्ता पीरियड के। इन सारे पॉइंट्स पे हम डील करने वाले हैं, इन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेगी। गुप्ता पीरियड को हमने देखा, तो हमने कहा कि दो तरह से गुप्ता को देखेंगे। एक जो मेन गुप्ता है, हाँ,
गुप्त शासक हैं और दूसरे जो उत्तर गुप्त शासक हैं। तो उसमें हमने श्रीगुप्त, जो मेन गुप्त शासक हैं वो श्रीगुप्त हैं, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, कांच, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, समुद्रगुप्त है यहाँ पे, चंद्रगुप्त सेकंड, यही विक्रमादित्य हैं, और कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो मैंने ये बताया था कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हाँ, क्योंकि इन्हीं से ज्यादातर 80% सवाल इन्हीं दोनों को मिला के आएगा, ठीक है। बाकी जहां जहां थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी वो हम ले लेंगे, ठीक है। लेटर गुप्ता के बारे में विष्णुगुप्त आखिरी शासक थे, हाँ। उत्तर गुप्त में बेसिकली स्कंदगुप्त के बाद डाउनफॉल शुरू हो जाएगा इनका, गुप्तों का, और ये लेटर गुप्ता में कमजोर शासक आपके दिखाई देंगे। अंतिम शासक विष्णुगुप्त, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। और यहां जहां जरूरत होगी एक एक दो लाइन की हम सबसे लास्ट में उसको देखेंगे। यहां इतना कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पर एक एक दो लाइन अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक दो लाइन अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो वो हम इसको देख लेंगे, ठीक है। एक एक दो लाइन होगा इसमें, सब में नहीं, एक दो शासकों में, तो कोई ज्यादा 1-2 मिनट का वो की बात है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त को हम 2 पार्ट में देखेंगे। आज जो हमारा होगा कुछ जनरल इंफॉर्मेशन होगा समुद्रगुप्त के बारे में 2 पार्ट में। इनके टाइटल्स हैं, कुछ उपाधियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रयाग प्रशस्ति को हम जानेंगे। प्रयाग प्रशस्ति क्या है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति से ही सारी जानकारी समुद्रगुप्त के बारे में मिलने वाली है, ठीक है। आप दूसरे वीडियो में भी अब इनके वार और विक्ट्रीज को देखेंगे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरा का पूरा समुद्रगुप्त जो हम पढ़ने वाले हैं कहीं से भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, और इसमें से जो मैं खत्म करूंगा आप कहीं से भी सवाल आएगा, हाँ, आप कर देंगे, मैं इतना चीज इसमें बता दूंगा, ठीक है। तो ये वार भी हम देखेंगे, ये भी प्रयाग प्रशस्ति से ही पता चलेगा वार के बारे में भी, लेकिन फिर भी हम यहाँ प्रयाग प्रशस्ति को देखेंगे पहले पार्ट में वीडियो के, और टाइटल्स, उपाधियों को, और कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहां मैंने आपको बता दिया था, समझ लीजिए, श्रीगुप्त जो फाउंडर थे, हाँ, श्रीगुप्त फाउंडर हैं गुप्त डायनेस्टी के, ठीक है। इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। चंद्रगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको रियल फाउंडर, श्रीगुप्त संस्थापक और चंद्रगुप्त प्रथम ये वास्तविक संस्थापक माने गए हैं। इनके बारे में कहा गया है कि लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से इनकी शादी हुई थी, ठीक है। लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी हुई थी, और इन्होंने राजा रानी टाइप के सिक्के चलाए, हालांकि आगे भी लोगों ने चलाए, लेकिन पहले गुप्त शासक जिन्होंने राजा रानी के सिक्के चलाए, हाँ, किंग क्वीन टाइप ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम के ही बेटे समुद्रगुप्त हैं। अब इसमें यहां ये आपको जानना है, ठीक है, आगे बढ़ने के पहले ये जानना जरूरी है कि चंद्रगुप्त के बाद कांच और समुद्रगुप्त दोनों को बताया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम के ही दोनों बेटे हैं, बड़े बेटे कांच को कहा गया है बड़ा बेटा, और समुद्रगुप्त को कहा गया है छोटा पुत्र का है, ठीक है। लेकिन देखिए बहुत सारे हिस्टोरियंस को, स्कॉलर्स को कंफ्यूजन है। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि कांच समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम है, बट कई स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि कांच जो है वो इनका बड़ा भाई था। और ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही, हाँ, भरी सभा में समुद्रगुप्त को अपनी सत्ता सौंप दी थी। तो ये एक अटकलें लगाई जाती है इस बात को लेकर कि ऐसा क्यों हुआ कि अपने जीवन काल में ही और मरने के पहले ही चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को भरी सभा में वो भी सत्ता सौंप दी। तो ऐसा कहा जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त जो है अपने छोटे बेटे को ज्यादा कॉम्पिटेंट मानते थे, ज्यादा योग्य मानते थे, और अगर वो भरी सभा में सत्ता नहीं सौंपते तो हो सकता था कि कांच की तरफ से एक विरोध होता। अगर वो कांच को सत्ता सौंप देते तो हो सकता है कि भाइयों में वॉर ऑफ सक्सेशन की बात आ जाती। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपने बाद सत्ता सौंप दी थी, और भरे कोर्ट में, ठीक है, भरे दरबार में इन्होंने सौंपी थी ये सत्ता, ऐसा कहा जाता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था जो आपको जानना था। तो हमने सारा चीज देख लिया, श्रीगुप्त संस्थापक यानी फाउंडर, चंद्रगुप्त रियल फाउंडर, और उसके बाद अब हम समुद्रगुप्त पे थोड़ा बहुत जो इनके सत्ता के बारे में बात थी वो मैंने बता दिया कि कहाँ क्या कहा जाता है, अटकलें क्या लगाई जाती हैं, ठीक है, कांच के बारे में भी बता दिया। अब हम शुरू करेंगे आज का वीडियो और हम इन पॉइंट्स को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
लेट्स मूव ऑन। और अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त को। दो पार्ट में वीडियो हम करने वाले हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो अभी हम टाइटल, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन और प्रयाग प्रशस्ति को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर समुद्रगुप्त की बात करें, मैंने बता दिया था कि इससे बड़ा भाई कांच था, अभी अभी बताया है मैंने। लेकिन इनके फादर थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने भरी सभा में इनको सत्ता सौंप दी थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो वो मैंने सारा आपको बता दिया है। हाँ, ये किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी। ठीक है, अब ये मैंने बताया भी था, चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक यही थे इनके फादर, गुप्ता डायनेस्टी के। और कुमार देवी इनकी वाइफ थी, जो लिच्छवी प्रिंसेस थी, पहले भी मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ये पहले ऐसे गुप्त शासक थे टू इशू किंग क्वीन टाइप ऑफ कॉइन्स। और इनके कॉइन पे चंद्रगुप्त प्रथम के कॉइन पे कुमार देवी का डिपिक्शन भी है। ठीक है, तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया, चूंकि यहां पर आया है तो मैंने बता दिया। तो ये इनके बेटे हैं। इनकी सत्ता जो होगी 335 टू 375 एडी। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ है, पोस्ट मौर्यन पीरियड में जब आए हैं तो वहां से आप एडी में पहुंच गए हैं। ठीक है ना, देखिए एडी और बीसी टाइमलाइन चलता है, या आप बीसी को बीसीई भी कह सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा, और एडी को सीई भी कह सकते हैं, कॉमन एरा। ठीक है, तो अब हम एडी या सीई में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड से ही पहुंच गए थे। तो अब देखिए, उसके अलावा समुद्रगुप्त मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स अमॉन्ग गुप्तास। देखिए आपको मैंने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई थी कि सिक्कों को बनाना जो सिखाया सबसे पहले, वो इंडो ग्रीक बैक्ट्रिया के हिंद यमन, इंडो ग्रीक ऑफ बैक्ट्रिया जब भारत में आए थे। हाँ, मौर्यन डायनेस्टी के डाउनफॉल के बाद सबसे पहले विदेशी जो थे भारत में, उन्होंने अटैक किया था कौन? इंडो ग्रीक, जो कि भारत में आए थे और अपनी सत्ता स्थापित की थी। इंडो ग्रीक ऑफ बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया के हिंद यमन, और उन्होंने सबसे पहले सिक्के इशू किए थे। हाँ, तो सोने के सिक्के भी उन्होंने इशू किए। ठीक है, लेकिन देखिए वो पहले थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए भारत में। अब समझिएगा अंतर। लेकिन कुषाण जो सबसे अंत में आते हैं, जिनके डाउनफॉल के बाद हाँ गुप्त शासन शुरू होता है, तो कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, नियमित एक रेगुलरिटी बन गई। शुरुआत किसने की? इंडो ग्रीक ने। नियमित रूप से किसने चलाए? कुषाणों ने। उसके शासक थे विम कैटफेसिस, जो कनिष्क के फादर थे। ठीक है, लेकिन जब कनिष्क आता है तो कनिष्क प्रथम शासक, ठीक है ना, फर्स्ट रूलर, हाँ, हु इशूड कॉइन इन द इंडियन स्टाइल, हु इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडियन स्टाइल, उसने भारतीय शैली में सोने के सिक्के निकाले। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में अगर आए कि किसने सोने के सिक्के इशू किए, तो गुप्तों ने, और गुप्तों में भी सबसे ज्यादा किसने? तो समुद्रगुप्त ने। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के अगर प्राचीन भारत में, एंशिएंट हिस्ट्री में किसी ने इशू किए, किसी ने जारी किए, तो गुप्त शासकों ने किए, गुप्ता पीरियड में जारी हुए। और गुप्त पीरियड में हाँ मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स हाँ वर इशूड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त। ये बड़ी बात है, तो इसको आप नोट कीजिएगा। तो अब से अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों में किसके रिजीम में, किसके टाइम पीरियड में जारी किए गए, तो आपका आंसर होना चाहिए समुद्रगुप्त। ठीक है, अब आते हैं उपाधियों पर, टाइटल पर। देखिए इनको कहा गया भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का नेपोलियन यानी कि नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, कहा किसने? तो कहा है विंसेंट आर्थर स्मिथ। देखिए ये विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इनको कहा है क्या? नेपोलियन ऑफ इंडिया या भारत का नेपोलियन। इन्होंने कहा कहा ये ऑथर है किताब के, इनकी एक बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इसी में इन्होंने कहा है इन्हें भारत का नेपोलियन क्यों कहा। जिस तरह से फ्रांस में नेपोलियन ने अपने आस पड़ोस को पूरी तरह से जीता, ठीक है ना, और सबके खिलाफ अलग अलग नीतियां चलाई,
हाँ, उसी तरह से भारत में समुद्रगुप्त ने, हाँ, विदेशियों को हराया, हाँ, देशी शासकों को हराया, दक्षिण भारत में पहुंचे समुद्रगुप्त, ठीक है ना। 5 फेज में 8 राज्यों को हराया, जो कि हम अगले वीडियो में जब देखेंगे तो पूरे वार को देखेंगे, पूरे विक्ट्रीज को देखेंगे, वो भी प्रयाग प्रशस्ति से पता चलेगा। अभी हम जानेंगे प्रयाग प्रशस्ति क्या है आगे, प्रयाग प्रशस्ति में भी कुछ उपाधियां हैं, वो भी देखेंगे अभी। तो 8 राज्यों को हराया, मतलब विंध्य क्षेत्र वाले जो किंगडम्स ऑफ फॉरेस्ट किंगडम्स जो थे उनको 8 राज्य कहा जाता था, 8 स्टेट्स, उनको हराया, ठीक है, विदेशियों को हराया। ईस्टर्न भारत में उसने जीत हासिल की समुद्रगुप्त ने। तो बहुत विस्तृत इनका है विक्ट्री का जो एक विवरण है, काफी विस्तृत है, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और सारे विक्ट्री जो 5 फेजेस में इन्होंने विक्ट्री की, उनके खिलाफ, हाँ, जो ग्रुप ऑफ रूलर्स थे उन सबके खिलाफ इन्होंने अलग अलग पॉलिसी से उनको कंट्रोल में किया। उनके खिलाफ नीतियां अलग अलग रही, उनके लिए नीतियां अलग अलग रही। तो उन सारी चीजों को देखेंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। और किसने कहा? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, विंसेंट आर्थर स्मिथ। और कहां कहा है? इनकी एक किताब है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वहां पे कहा गया। तो अब से अगर पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा है अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखिए प्रयाग प्रशस्ति में भी कुछ उपाधियां। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? देखिए, अशोक के समय कौशाम्बी में ये एक पिलर था, हाँ, उसी पे जो समुद्रगुप्त की, ये इसको बाद में, ये पहले कौशाम्बी में था, बाद में इसको इलाहाबाद लाया गया, प्रयाग, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है उसी पे, उसी पिलर पे हरिसेन, ठीक है, हरिसेन ने क्या किया कि उस पे लिखा गुप्त की जीवनी को, ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त की जीवनी वहां पे जो लिखा हुआ है, जितना पार्ट है समुद्रगुप्त के बारे में, उस पार्ट को कहते हैं क्या? प्रयाग प्रशस्ति। क्या है प्रयाग प्रशस्ति? देखिए, मूलतः अशोक के समय का है ये ओरिजिनली। उस पे एक पिलर है जो कौशाम्बी में था ओरिजिनली, उसको बाद में इलाहाबाद लाया गया। उसी पे प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि कुछ चीज समुद्रगुप्त के बारे में उत्कीर्ण कराया गया है, इनग्रेव्ड कराया गया है, हाँ, वही जितनी कहानी, हाँ, उसमें उस पिलर पर जितनी कहानी समुद्रगुप्त की है, उसी को कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति। हाँ, उसकी रचना की है हरिसेन ने, हाँ, एनग्रेव करवाया है किसने? उत्तीर्ण किसने करवाया है, किया है? वो उत्तीर्ण किया है तिलक भट्ट ने। अभी हम सारा लिखेंगे, अभी प्रयाग प्रशस्ति को हमें देखना है, ठीक है ना, आगे देखेंगे। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त की जीवनी है, ठीक है ना, एक तरह से उस पर लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के बारे में, उनके विक्ट्रीज के बारे में, उनके वार के बारे में, ठीक है। और वो एक पिलर है मूलतः कहां पे? मूलतः ये था कौशाम्बी में, अशोक के समय का है। और उस पे हरिसेन द्वारा जो समुद्रगुप्त के बारे में जो कुछ भी बताया गया है, वही प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि उस पर सिर्फ जो पूरा पिलर है उस पर सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में ही जानकारी, उस पर अशोक का बोलता है, तो उसका अशोक की वाइफ कारवाक की, उनके बेटे तीवर की भी जानकारी है। पहले भी मैंने मौर्य पीरियड में बता चुका हूं। उसके अलावा बीरबल की जानकारी, बीरबल के बारे में, बीरबल का नाम भी है, अकबर का नाम भी है, ठीक है। तो वो हम अभी देखेंगे, सारा हम उसको देखेंगे अभी आगे। तो देखिए, ये जो टाइटल था पहला आपने जाना नेपोलियन ऑफ इंडिया। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति में पहला तो धरणी बंध, जो पूरी धरती को बांध ले, धरणी बंध, ठीक है। पृथ्वीयाम अप्रतिरथ, अप्रतिरथ का टाइटल लेने वाला एकमात्र गुप्त शासक पृथ्वीयाम अप्रतिरथ। पृथ्वीयाम प्रथम वीर, प्रथम वीर बहादुरी से है, ये बिल्कुल हिंदी में भी अंग्रेजी में भी ऐसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। प्राचीर धर्मबंधु, ये 4 टाइटल हो गया, और एक 5 हो गया, ठीक है, 5 टाइटल। उसके बाद देखिए 3 टाइटल, यहां पर करीब करीब 8 टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 8 टाइटल्स, ठीक है। तो ये 8 टाइटल जो है आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद लिच्छवी दौहित्र, देखिए लिच्छवी दौहित्र क्यों कहा गया, समझिए। लिच्छवी के पुत्री का पुत्र,
लिच्छवियों के पुत्री का पुत्र। देखिए इनके फादर समुद्रगुप्त के कौन थे? चंद्रगुप्त। उनकी पत्नी कौन थी? कुमार देवी। हाँ, मतलब समुद्रगुप्त की मां थी कुमार देवी। कुमार देवी का रिलेशन कहां से था? ये लिच्छवी प्रिंसेस थी। तो लिच्छवी के, तो ये लिच्छवी घराने से आती थी। तो लिच्छवी के पुत्री का पुत्र लिच्छवी दौहित्र। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में इसीलिए कहा गया है लिच्छवी दौहित्र। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये लिच्छवी तो बता ही चुका हूं पहले पिछले वीडियो में। उसके बाद परक्रमांक का एक इनका ये था। उसके बाद कविराज भी इनको कहा जाता था। ठीक है, तो ये नॉर्मल टाइटल है। प्रयाग प्रशस्ति, भारत का नेपोलियन और कुछ नॉर्मल टाइटल्स हैं। कविराज देखिए, फॉन्ड ऑफ वीणा, वीणा जिसको आप अंग्रेजी में ल्यूट कह सकते हैं, LUT। ठीक है, फॉन्ड ऑफ वीणा, वीणा के शौकीन थे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वीणा के शौकीन थे, वीणा बजाते थे। हाँ, कविराज कहा गया और वीणा के भी शौकीन थे। और पैटर्न थे किसके? संरक्षक किसके थे? ये वसुबंधु, वसुबंधु हैं। ठीक है, वसुबंधु के संरक्षक थे। और वसुबंधु कौन है? बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। हाँ, बौद्ध विद्वान थे जिनके ये संरक्षक भी रहे हैं। ठीक है, तो अब से अगर पूछा जाए यहां पर कि सबसे अधिक सोने के सिक्के तो गुप्तों ने जाहिर किए, लेकिन सबसे गुप्तों के समय सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए? तो आपका जवाब समुद्रगुप्त होगा। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। अब से पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन कहने वाला कौन है? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ या विंसेंट स्मिथ, जो भी नाम आ जाए। कहां कहा गया है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्रयाग प्रशस्ति में इनके कौन कौन से उपाधि हैं? तो धर्मीबंध, पृथ्वीयाम, अप्रतिरथ, पृथ्वीयम, प्रथम वीर, प्राचीर, धर्मबंधु। सारा इस सवाल आता है, कई बार सवाल आ चुका है, इससे सबसे सवाल बनता है। ठीक है, नॉर्मल टाइटल में लिच्छवी दौहित्र किसको कहा गया है? कई बार सवाल आ चुका है। ठीक है, समुद्रगुप्त को। परक्रमांक किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को। कविराज किसको कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। किसके शौकीन थे? वीणा के। तो ये सारी बातें जो हैं यहां पर हमने टाइटल के बारे में जो बताया, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो छोड़ने लायक है। आपको बहुत आसान है। हाँ, एक दो बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो आप एक बार ऐसा कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रयाग प्रशस्ति को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रयाग प्रशस्ति। देखिए, अब हम प्रयाग प्रशस्ति को समझने वाले हैं। देखिए ये समुद्रगुप्त है। ठीक है, सबसे महान शासक और आप कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। एक और महान शासक हुए विक्रमादित्य। ठीक है, तो आप समुद्रगुप्त की अगर बात करते हैं तो इनकी सारी जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन, वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। अब ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है? देखिए, मैंने अभी अभी बताया कि कौशाम्बी में एक पिलर है अशोक का, मूलतः वो अशोक का पिलर है। ठीक है, और उसे बाद में इलाहाबाद भी लाया गया। ठीक है, जहांगीर द्वारा अकबर के समय में। तो उसी पिलर पर हरिसेन ने, जैसे ये पिलर हो गया, ये पिलर हो गया, तो उसी पे 33 लाइन, 33 लाइंस जो है वो लिखा गया है। हाँ, उसकी रचना की गई है हरिसेन के द्वारा। तो हरिसेन जो थे ये संधि विग्राहक मंत्री भी थे और कोर्ट पोएट भी थे समुद्रगुप्त के। तो इन्होंने, ये क्रिएटर है। तो जो पूरे पिलर पर जो समुद्रगुप्त का पार्ट है, ठीक है ना, जो समुद्रगुप्त का पार्ट है वही है प्रयाग प्रशस्ति। जैसे ये 33 लाइंस यहां तक अगर मान लिया गया कि ये समुद्रगुप्त का पार्ट है, तो यही जो है इसी को प्रयाग प्रशस्ति कहा गया, जहां समुद्रगुप्त के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, 3 लोगों के नाम है इस पे। हरिसेन जो क्रिएटर है, और तिलक भट्ट, समुद्रगुप्त का तो रहेगा ही रहेगा, तिलक भट्ट जो कि जिन्होंने एनग्रेव किया, यानी उत्कीर्ण कराया, उत्कीर्ण किया इस पे। हाँ, वो उत्कीर्ण कराया जाता है ना, तो वो किया तिलक भट्ट ने। और एक और गुप्त शासक कोई रहे होंगे, ध्रुवभूति, उनका भी ध्रुवभूति ऐसे लिखा जाएगा, ध्रुवभूति। ये ध्रुवभूति, इन 3 लोगों का नाम है प्रयाग प्रशस्ति पे। समुद्रगुप्त तो है ही है, लेकिन बाकी ये गुप्त शासकों के समय का, यानी गुप्ता डायनेस्टी के समय का, के 3 लोगों का नाम तो ये है ही है।
ठीक है। और लोगों के भी नाम है। पूरे पिलर की अगर बात करें तो ये तो अशोक के समय का है, इनकी वाइफ कारुआकी का भी है, उनके बेटे तीवर का भी है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा गया है, कारुआकी के का अभिलेख होने से, ठीक है ना। उसको इस पे आपको अकबर का भी होगा, बीरबल का भी होगा और जहांगीर का भी है, बहुत लोग का। लेकिन ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो समुद्रगुप्त वाला पार्ट है, उसमें गुप्ता जो गुप्त पीरियड के जो लोग होंगे उसमें समुद्रगुप्त के अलावा इन्हीं 3 लोगों का नाम है। समझते हैं। देखिए मैंने ये बताया समुद्रगुप्त की के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलेगा। और यहां मैंने लिख दिया प्रयाग प्रशस्ति है क्या, पार्ट ऑफ कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन। ये पिलर जो है, इस पे कौन सा कौशाम्बी का पिलर है, कौशाम्बी में ये पिलर था, स्तंभ था, तो ये कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन का पार्ट्स ऑफ, और लोगों के भी लिखे हुए हैं ना इस पे, और लोगों के भी लिखे हुए हैं, ठीक है, अशोक के टाइम का। तो पार्ट ऑफ कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन कवरिंग स्टोरी ऑफ समुद्रगुप्त, मतलब कौशाम्बी पिलर पे जो भी अभिलेख लिखा गया है उसमें जो समुद्रगुप्त वाला हिस्सा है वही प्रयाग प्रशस्ति है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। पार्ट ऑफ कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन कवरिंग स्टोरी ऑफ समुद्रगुप्त, ये बात यहां है, यही प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कहा गया है पत्थरों में समुद्रगुप्त की आत्मकथा। सवाल बनता है पत्थरों में समुद्रगुप्त की आत्मकथा, हाँ, किसको कहा गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति को कहा गया है। पत्थरों में समुद्रगुप्त की आत्मकथा किसको कहा गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति को कहा गया है। हाँ, उसके बाद देखिए यहां पर ऑटोबायोग्राफी ऑफ समुद्रगुप्त इन स्टोन्स, इसी को मैंने अंग्रेजी में लिखा है। हाँ, ऑटोग्राफी ऑफ समुद्रगुप्त इन स्टोन्स, हाँ, या पत्थरों में समुद्रगुप्त की आत्मकथा किसको कहा गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति। इस सबसे सवाल बनता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जानना शुरू करते हैं। इसमें 33 लाइन्स है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है पूरे पिलर पर जो समुद्रगुप्त वाला हिस्सा है, 33 लाइन्स, 33 लाइन का, 33 पंक्तियों का यही प्रयाग प्रशस्ति है, तो 33 लाइन है। लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है इसकी, तो संस्कृत है, ठीक है। स्क्रिप्ट यानी लिपि क्या है, ब्राह्मणी है, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। ये संस्कृत आपको याद रखना है, ठीक है। संस्कृत लिपि यानी कि स्क्रिप्ट ब्राह्मणी। स्टाइल क्या है, चंपू शैली। देखिए चंपू स्टाइल, चंपू स्टाइल क्या होता है, यानी कि स्टोरी फॉर्मेट और पोएट्री फॉर्मेट दोनों में होगा। मैं बार बार बताते रहता हूं, दिमाग में सेट कर लीजिए। चंपू स्टाइल का मतलब गद्य प्लस पद्य, हाँ, कविता प्लस कहानी, प्रोज प्लस पोएट्री, ठीक है, स्टोरी फॉर्मेट एंड पोएट्री फॉर्मेट। तो चंपू शैली वही है, ठीक है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ये क्या होगा, स्टोरी प्लस, अगर देखें, पोएट्री, यानी कि गद्य और पद्य दोनों जब होगा तो इसी को कहा जाता है चंपू शैली। ध्यान रखिएगा, चंपू शैली। इसमें पाटलिपुत्र जो कि राजधानी है किसकी, समुद्रगुप्त की, हाँ, पाटलिपुत्र राजधानी है, तो पाटलिपुत्र को कहा गया है पुष्पनगर। ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा एग्जाम में, पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में, पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में, पुष्पनगर कहा गया है। और कुछ मंत्रियों के नाम हैं इस पे, जैसे संधि विग्राहक, कुमारामात्य, महादंडाचार्य, ये पद है, मंत्रियों का पद है संधि विग्राहक। जैसे हरिसेन संधि विग्राहक मंत्री भी था, ठीक है, और कोर्ट पोएट भी था। ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद इसके क्रिएटर या रचनाकार, किसने लिखा इसे, लिखने का काम किसने किया, लिपिबद्ध, लिपिबद्ध किसने किया, तो क्रिएटर आ जाए, रचना आ जाए, लिपिबद्ध किसने किया, स्क्रिप्टेड बाय, ये भी कह सकते हैं स्क्रिप्टेड बाय, हाँ, इसको आप स्क्रिप्टेड बाय भी कह सकते हैं। स्क्रिप्ट किसकी थी, स्क्रिप्टेड बाय, इसी को आप कह सकते हैं स्क्रिप्टेड बाय
तो ये स्क्रिप्टेड बाय हरिसेन, हरिसेन ने रचना की है। ये ध्यान आपको रखना है, सवाल बन जाएगा यहाँ पे। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। कौन था हरिसेन? समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट, राज कवि था ये। किसका? समुद्रगुप्त का। संधि विग्राहक मंत्री भी था, ठीक है। और एनग्रेव्ड बाय, उत्कीर्ण किसने किया? देखिए एक तो आदमी लिख देगा, मैंने कागज पे लिख दिया, उसके भाई ये स्क्रिप्टिंग कर दी, उसको फिर उसी चीज को दीवार पे खुदवाना है, हाँ, एनग्रेव करवाना है, तो वो काम किया था तिलक भट्ट ने। तो एनग्रेव्ड बाय तिलक भट्ट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सवाल आ जाएगा। फर्स्ट रेड बाय, प्रथम बार, सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो पढ़ा है इसे कैप्टन ए ट्रायर इन, कब? कैप्टन ए ट्रायर ने इसको पढ़ा पहली बार इन 1834। ये आपको ध्यान रखना है, कैप्टन ए ट्रायर इन 1834 ये पढ़ा है। तो यहां से जो आपका सवाल बनता है, प्रयाग प्रशस्ति क्या है भाई? तो एक पिलर है, अशोक का मूलतः वो पिलर है, अशोक द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। कहां पे? कौशाम्बी में, बाद में उसको इलाहाबाद ले आया गया। अभी हम देखेंगे, अभी प्रयाग प्रशस्ति को जानना है अभी। तो उस पे जो समुद्रगुप्त वाला हिस्सा है, जहां पे समुद्रगुप्त की कहानी कही गई है 33 लाइनों में, उसी को कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख भी दिया गया है, पार्ट ऑफ कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन कवरिंग स्टोरी ऑफ समुद्रगुप्ता गुप्त। इसमें इसको और भी चीजें कही गई हैं। पत्थरों में समुद्रगुप्त की आत्मकथा किसे कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति को। पत्थरों में समुद्रगुप्त की आत्मकथा पूछा जाए कि किसे कहा गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति को, या ऑटोग्राफी ऑफ समुद्रगुप्त इन स्टोन्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए लाइनें कितनी है? 33। भाषा क्या है? संस्कृत। स्क्रिप्ट क्या है? लिपि क्या है? ब्राह्मणी। स्टाइल या शैली क्या है? चंपू शैली। चंपू शैली क्या होता है? तो चंपू शैली गद्य पद दोनों, स्टोरी एंड पोएट्री दोनों होता है उसमें, हाँ, यानी कि प्रोज और पोएट्री दोनों होता है, ठीक है। कहानी में भी होगा, कविता में भी होगा, दोनों मिला के होगा। पाटलिपुत्र को कहा गया, जो राजधानी थी समुद्रगुप्त की, पाटलिपुत्र, उसको पुष्पनगर कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में। और संधि विग्राहक, कुमारमात्र और महादंडाचार्य जैसे मंत्रियों के पद का इसमें विवरण है। स्क्रिप्टेड बाय हरिसेन, जो कि हरिसेन कोर्ट पोएट थे और संधि विग्राहक मंत्री भी थे। किसके? समुद्रगुप्त के। उत्कीर्ण किसने कराया? तिलक भट्ट ने। पहली बार किसने पढ़ा? तो 1834 में पढ़ा कैप्टन ए ट्रायर ने। किसने पढ़ा पहली बार सर्वप्रथम? कैप्टन ए ट्रायर ने। कब पढ़ा? 1834 में। तो ये आपको एक एक सवाल बनेगा, एक एक सवाल बनेगा। गुप्तों के समय के 3 लोगों के नाम हैं, समुद्रगुप्त के अलावा। समुद्रगुप्त की तो स्टोरी है तो पूरा समुद्रगुप्त होगा, लेकिन उसके अलावा 3 लोगों के नाम, हरिसेन जिन्होंने लिपिबद्ध किया, रचना की, लिखा, इसको एनग्रेव किया, उसका भी नाम है। तिलक भट्ट का, और एक और गुप्त शासक कोई रहे होंगे तो ध्रुवभूति का भी नाम है। तो इस तरह से हमने एक इंफॉर्मेशन पूरा ले लिया प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। थोड़ा और इंफॉर्मेशन है जो हम आगे देखने वाले हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे कि और किसके किसके नाम हैं इस पे। लेट्स मूव ऑन एंड गेट सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रयाग प्रशस्ति। देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ये प्रयाग प्रशस्ति जो है ओरिजिनली पार्ट ऑफ कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन। अभी अभी मैंने बताया कि एक पिलर है था कौशाम्बी में ओरिजिनली, उसको बाद में उसी इंस्क्रिप्शन उसी पे इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। हाँ, बहुत सारे अभिलेख हैं। हाँ, वो मूलतः अशोक का वो पिलर है और वो उस पे अशोक के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां हैं, ठीक है। तो उसी पे जो समुद्रगुप्त वाला हिस्सा है उसी को प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। तो ओरिजिनली इट इज अ पार्ट ऑफ कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन। देखिए, मूलतः कौशाम्बी अभिलेख का हिस्सा है, ये यहां पे मैंने लिख ही दिया, ठीक है। और इसको कहा जाता है क्वीन एडिक्ट, भी इसको कहा जाता है कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन को, ठीक है, या कौशाम्बी पिलर को क्वीन एडिक्ट। कौशाम्बी पिलर पे जो इंस्क्रिप्शन है, एडिक्ट का मतलब भी अभिलेख ही होता है, तो वो क्वीन एडिक्ट यानी रानी का अभिलेख इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब मैं मौर्य पढ़ा रहा था अशोक को, उस समय मैंने ये बताया भी था। और इस पर 2 लोगों के नाम हैं, एक तो कारुबाकी का नाम है,
कारुआकी कौन था? अशोक की वाइफ थी, और उनके बेटे कारुआकी के बेटे यानी ये अशोक के बेटे हैं, अशोक और कारुआकी के बेटे तीवर का नाम है, ठीक है। और इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। उस समय भी मैंने बताया था कि कई बार ये सवाल आते हैं, ये सवाल आता है कि क्वीन एडिक्ट किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन को कहा जाता है, हाँ कौशाम्बी एडिक्ट को कहा जाता है, ये रानी का अभिलेख। और ये देखिए मैंने लिख दिया है वाइफ थी अशोक की, ठीक है ना, कौन? कारुआकी। ये मैंने डिटेल बताया हुआ है जब मैंने मौर्य डायनेस्टी में आपको अशोक पढ़ाया था, तो वहां पे देखेंगे तो ये सारा चीज मिलेगा वहां पे, ठीक है। अब इस इंस्क्रिप्शन को लाया गया कहां पे? लाया गया इलाहाबाद, ठीक है। जहांगीर, और कौन लाया इलाहाबाद? जहांगीर ब्रॉट टू इलाहाबाद। देखिए जहांगीर का नाम याद रखना है, जहांगीर इसको लेके आया इलाहाबाद, ठीक है। कहां पे? इलाहाबाद। और किसके समय में? अकबर के समय, ये आपको ध्यान रखना है। लाया कौन? जहांगीर, लेकिन उस समय शासन किसका था? अकबर का था। कंफ्यूज मत होइएगा, जहांगीर अपने शासन में लेके नहीं आया। कौन था जहांगीर? मुगल शासक। देखिए यहां एंशिएंट से लेके हम मेडाइवल तक पहुंच गए हैं, ठीक है ना, तो अकबर के समय में लेके आया था। उसके बाद इलाहाबाद पिलर एडिक्ट या इलाहाबाद स्तंभ लेख, यही चीज है, इसी के बारे में। इस पे डिस्क्रिप्शन किसका है? बीरबल का डिस्क्रिप्शन भी है। बीरबल जो 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है, अकबर के, तो बीरबल का इंस्क्रिप्शन भी है। देखिए ये बड़ी बात है, तो ये आपको याद रखना है, बीरबल का वर्णन है। उसके बाद जहांगीर गॉट रिटन ए राइट अप ओवर इट इन पर्शियन। फारसी में भी जहांगीर ने एक लेख लिखवाया। जहांगीर गॉट रिटन ए राइट अप ओवर इट इन पर्शियन। पर्शियन में लैंग्वेज कौन सा था? फारसी या पर्शियन कहेंगे आप उसे। किसने लिखवाया? जहांगीर ने लिखवाया, ठीक है। अब जो पर्शियन में लिखवाया उसका लेखक कौन था? इसके लेखक थे, देखिए, अब्दुल्ला मुश्किम कलाम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन? अब्दुल्ला मुश्किम कलाम। ये इसका जवाब बहुत कम लोग दे पाएंगे, आप जान लीजिएगा, ये इसका जवाब बहुत कम लोग दे पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी जानकारी मिल गई, ठीक है। यहां पर हमने अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति ओरिजिनली कौन से इंस्क्रिप्शन का हिस्सा है, तो कौशाम्बी एडिक्ट या कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन का हिस्सा है, इसे जो इलाहाबाद लाया गया है, ठीक है, बाद में जहांगीर के द्वारा। क्वीन एडिक्ट किसे कहते हैं? कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन को ही कहते हैं क्वीन एडिक्ट, हाँ, या रानी का अभिलेख। किसका किसका नाम है? तो अशोक की पत्नी कारुआकी और तीवर का नाम है, ठीक है, उसके बेटे तीवर का नाम है, ठीक है। उसके बाद इसे कौन लाया इलाहाबाद? तो जहांगीर लेके आया। क्या उसी का शासन था? नहीं, ये अकबर के शासनकाल में लेके आया, इन द टाइम ऑफ अकबर। तो ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी रखनी है कि जहांगीर लाया तो है, लेकिन शासन किसका है? अकबर का है, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद पिलर एडिक्ट जो है, स्तंभ लेख, इस पे और किसका वर्णन मिलेगा? तो बीरबल का वर्णन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जहांगीर ने पर्शियन में एक लेख लिखवाया, ठीक है, एक राइटअप लिखवाया। वो किसने लिखा? उस राइटअप के लेखक कौन है? तो अब्दुल्ला मुश्किम कलाम। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हमने ऑलमोस्ट हर जानकारी ले ली प्रयाग प्रशस्ति की, ठीक है। और नेक्स्ट में हम जो देखेंगे वो हम आगे जो वार देखेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में समुद्रगुप्त का, तो वहां भी आपको जानकारी सारी प्रयाग प्रशस्ति से ही मिलेगी। तो यहां पर पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। तो इस तरह से आज का वीडियो हमारा खत्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द विक्ट्री एक्सपीडिशन ऑफ समुद्रगुप्त, उसकी जानकारी भी मिलेगी आपको प्रयाग प्रशस्ति से। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।